analyze the risk, then risk assessment, risk management, and risk communication. These are the three steps that may be involved in the risk analysis. और इसमें सबसे पहले risk assessment हमने देखा था. Risk assessment में हमने 4 points पढ़े थे. The steps of that process, the steps of the risk assessment. इसमें हमने hazard identification, exposure assessment, dose response assessment एंड रिस्क करेक्टराइजेशन की बात की थी. और फिर मैंने कहा था कि हम इनको थोड़ा सा वन बाय वन देखेंगे. तो कीप इन माइंड द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन दैट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच, दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव. फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोसेस इन द इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश प्रोडक्ट पे एंड हो रहा है. उस पूरी प्रोसेसिंग के दौरान इफ देयर इज अ पॉइंट वेयर एन हैजर्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, तो हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है कि अगर हैजर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है तो व्हाट काइंड ऑफ हैजर्ड दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड हियर. तो दिस हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, दिस इज एक्चुअली द क्वालिटेटिव अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ इसको ये आइडिया देना है कि हैजर्ड अगर आइडेंटिफाई करके हमने उसे देखना है कि इसके पोटेंशियल एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के साथ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मल्टीपल फीडबैक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर कंप्लेंट्स. For example, consumer is consuming the product and you are getting some complaints. तो उन complaints को उसको keeping in view that complaints, we are actually reviewing our process. कि अगर for example अगर complaint आ रही है कि जी box में फंगस ग्रो कर गया है या बॉक्स में कोई मेटल पार्टिकल आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे के पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेंगे और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हैजर्ड इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, और अगर यहाँ से हैजर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर हेल्थ पे इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं. इसमें हमारे पास कंज्यूमर कंप्लेंट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. दूसरा हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हुआ करती हैं. लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एक्चुअली इस बात को डिटर्मिन करती हैं कि अगर हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं या फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर डीलिंग विद अ डेयरी प्रोडक्ट, तो लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हमारी हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि जो फूड प्रोसेसिंग है डेयरी प्रोडक्ट की, ये किस किस्म के हैजर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि हमारे पास एक प्रेसिडेंट सेट हुआ होगा या हमारे पास एक कंप्लीट डेटाबेस सेट हुई हो सकती है. इसी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से हम आइडिया लेते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन का कि डेयरी प्रोडक्ट पिछले इतने सालों में जो उसका एनालिसिस हुआ डेयरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में, तो हमारे पास किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा थे. तो इसके बेस पे हम एक एस्टिमेट डेवलप करते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैजर्ड का डेवलप करते हैं. इसके साथ साथ वी कैन प्रोड्यूस सम प्रेडिक्टिव मॉडल्स. प्रेडिक्टिव मॉडल्स भी बेसिकली कंज्यूमर कंप्लेंट्स और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की बेस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो एक्चुअली प्रेडिक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल if we want to introduce a new process in a dairy industry, so keeping in view the epidemiological studies and keeping in view the nutritious content of that diet, a predictive model can predict what kind of contamination may be introduced into this food processing. So ये तीन हमारे पास इसमें स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले कंज्यूमर कंप्लेंट्स को हम मद्देनज़र रखते हैं, उसके बाद जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उनसे कंसर्न करने के बाद प्रेडिक्टिव मॉडल जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं एक्चुअली, जो कि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन. देखें, अगर हैजर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है उसके बाद उसको फाइंड आउट करना दैट इज़ नॉट अ बिग डील. हैजर्ड को आइडेंटिफाई आपने करना है कि वो इंट्रोड्यूस हो ना पाए प्रोसेसिंग में, ताकि हम उस सारे एक केओस से बच सकें, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बल्क में प्रोडक्शन कर रही है समटाइम्स कि अगर हैजर्ड जाके कस्टमर लेवल तक ही आइडेंटिफाई होना है तो इंडस्ट्री इतना लॉस बियर नहीं कर पाएगी. सो इंडस्ट्री शुड हैव some predictive models which may be based on the epidemiological studies and the previous consumer complaints. And these predictive models, they may be helpful in the prediction and in the identification of the hazard that should be introduced or should be identified, sorry, before the complaints of the consumer.
एंड दिस इज़ प्योरली अ क्वालिटेटिव अप्रोच. इसके अंदर सिर्फ हम ये आइडिया करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इधर हैज़र्ड कैन बी इंट्रोड्यूस और आइडेंटिफाइड और नॉट. उसकी क्वांटिटी या उसकी इंटेंसिटी पे हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर फोकस नहीं कर पाते. दूसरा हमारे पास रिस्क. सर वो जी, प्रिडिक्टिव मॉडल से क्या मतलब, किस चीज़ के मॉडल्स हमने? एक्चुअली ये मैथमेटिकल मॉडल्स हुआ करते हैं और बेस्ड ऑन सम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल इस टाइप का है, उसकी हम प्रोसेसिंग में ये स्टेप कर रहे हैं और इस स्टेप में हमारे पास 2 3 4 टाइप्स के बैक्टीरिया इजीली किल हो सकते हैं. तो इसका मतलब है कि जो बाकी टाइप्स के कुछ पैथोजेंस मज़ीद इसके अंदर जो मौजूद थे वो शायद डिस्ट्रॉय ना हुए हों. तो अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इसके बाद हम मिल्क को हमने इतने टेम्परेचर पे हीट किया तो अब शायद वो बैक्टीरिया भी किल हो गए हों. तो बेस्ड ऑन दिस epidemiological studies and the data that has been generated previously, we actually have determined some predictions and predictive models which ये मैथमेटिकल मॉडल्स आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि ये प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि इफ द इंडस्ट्री हैज़ टेकन द मिल्क एज अ रॉ मटेरियल, मिल्क में कंटेन some probiotics and some pathogens जैसा कि सैल्मोनेला एटसेट्रा. उनको फिर हम उस सॉफ्टवेयर में अपना अपना पूरी प्रोसेसिंग डिटेल देंगे कि हमने पेस्चराइजेशन की है सिंपल, या हमने मिल्क को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया है. तो उसके बाद ये पूरा मॉडल हमें ये डिटरमिन करके बताएगा कि ओके आपने आपकी इस ट्रीटमेंट के बाद इसमें जो मौजूद पॉसिबल बैक्टीरिया हो सकते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए हैं. यहाँ ये मॉडल हमें ये प्रेडिक्ट करके बताएगा कि इस ट्रीटमेंट के बाद जो आपने दी है दिस इज नॉट इनफ टू किल द पॉसिबल पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट इनटू द रॉ मटेरियल. So actually these models they help us to identify the presence of the hazard into the raw material during a process or up to the finished product. Okay. जी सर. दूसरा इसमें हमारे पास एक्सपोजर असेसमेंट है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट के हम 4 पॉइंट्स देखेंगे. पहला हमने देख लिया हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन. दूसरा हम देखने लगे दैट इज एक्सपोजर असेसमेंट. और एक्सपोजर असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिएगा कि ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो कि पोटेंशियली हैजर्डस एंटिटी को आइडेंटिफाई करने की या उसको उसको मेजर करने के लिए हमारे पास हेल्प आउट करती है. अब जब हम हैजर्डस एंटिटी की बात करेंगे तो ये कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ये कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकता है, या ये कोई केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है जिससे बाद में कंज्यूमर्स अगर एक्सपोज होते हैं तो दे मे हैव सम सीरियस कंसिक्वेंसेस. तो एक्सपोजर असेसमेंट के अगर हमारे पास कोई हैजर्ड है जो कि हमने पीछे आइडेंटिफाई कर लिया है, अब अगर ये हैजर्ड कितना एक्सपोज हो हमारी फूड के साथ कि ये हार्मफुल होगा कंज्यूमर्स के लिए, तो इस बात को आइडेंटिफाई करना या यू कैन से दैट इसको क्वांटिफाई करना, दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज एक्सपोजर असेसमेंट ऑफ द हैजर्ड. और दिस इज एन क्वांटिटेटिव अप्रोच. इसमें हम क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिल्क, तो कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम सेफ कंसिडर करेंगे और उससे ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो वो डेंजरस हो जाएंगे वगैरह वगैरह. So this would fall in the category of the quantitative approaches. First is the hazard identification. Whenever we have identified the hazard, the number two that would be the exposure assessment. And this is actually the assessment or the quantification that how much hazard that would be, how much quantity of that hazard that could be harmful for the consumers. So this is purely the quantitative approach. Next one, that is a dose response assessment. And this is actually the process of obtaining the quantitative information on the probability of human illness that may be followed by the exposure to a hazard. This is also a quantitative estimation. इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि अब चूँकि अगर हमसे हैज़र्ड आइडेंटिफाई ना हो या अगर हमें ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एक्सपोजर असेसमेंट ना हो और पेशेंट उसको कंज्यूम कर ले, तो पेशेंट में किस हद तक इस प्रोबेबिलिटी है इसको इस हैज़र्ड से इलनेस एक्वायर करने की. सो ये भी क्वांटिटेटिव अप्रोच कंसिडर होगी. And this is purely based on the information that is obtained from the dose response relationship that is determined from the human volunteer and animal model studies. क्योंकि बहुत सारी फूड्स ऐसी हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको मार्केट में लाने से पहले वी हैव टू पास थ्रू इट थ्रू द एनिमल मॉडल्स एज वेल एज ह्यूमन वॉलंटियर्स.
तो हम एनिमल मॉडल्स और ह्यूमन वॉलंटियर्स के बेस पे जो डेटा जनरेट होता है उसके बेस पे एस्टिमेट करते हैं बाद में कि कितनी डोज अगर इस हैजर्ड की ह्यूमन इंडिविजुअल एक्वायर करे तो ही और शी में बी इल. So actually this dose response assessment determines the ability of the hazard to introduce the illness into the human. तो ये सारे स्टेप और ये सारे के सारे जो हमने 3 अभी स्टेप्स देखे हैं, अभी चौथा भी देखेंगे, 3 स्टेप जो हैं ये आएंगे रिस्क असेसमेंट की कैटेगरी में. हम पूरे के जो रिस्क पूरे इस प्रोसेस में आ सकता है उसको हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं. पहले हमने देखा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, फिर हमने उसको देखा कि अगर आइडेंटिफाई वो हो गया है तो उसको हम कर लें, उसकी एक्सपोजर असेसमेंट कर लें, और उसके बाद अगर वो अल्टीमेटली इंडिविजुअल तक पहुंच भी जाता है तो फिर ये देखें कि उसकी कितनी डोज जो है वो इंडिविजुअल को इल कर सकती है. अगर उसकी इतनी डोज नहीं है कि वो इंडिविजुअल को नुकसान दे सके तो देन फिर स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, फिर इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंटली डिसाइड करेगी. Okay, इसके बाद risk characterization. This is the fourth step, and this would fall in the ranking of the disorders according to their severity, their economic impact, and their social consequences. Sometimes जब हम एज एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि it's fine if this is present into the product, that would not be too dangerous for the consumers, and consumers they may bear it. तो ये सारे के सारा जो हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस या अल्टीमेट डिसीजन है, this would be based on the severity of the disorders that may be acquired by the consumers, और उनकी severity को हम define करेंगे the impact of that disorders on the economical and the social basis. अब अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट के अंदर रिस्क इंट्रोड्यूस हो गया है which may be contagious or that may have some adverse effect with point of the economy and the social point of view, तो इस रिस्क को फिर हम बहुत सीरियस कंसिडर करेंगे. But if there is a risk that may not have some economical and some social consequences, so then in that case it could be acceptable somehow. So it includes the determination of the causative factors which may contribute to the risk from a particular food product. और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क दैट विल नेवर बी ज़ीरो. हमें एक सर्टन लेवल के रिस्क के साथ रहना पड़ता है और हमें एक सर्टन लेवल का रिस्क जो है उसको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा. सो चूँकि रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता and we have to accept a certain level risk, so उसको वो सर्टन लेवल क्या हो सकता है जिस पे हम रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे, उसको इसी को डिफाइन करने के लिए हम रिस्क को करेक्टराइज कर रहे हैं कि ये कितना एक बैड इम्पैक्ट कॉज करता है कंज्यूमर्स पे. और इन्हीं सारे पॉइंट्स के बेस पे एक्चुअली हम ये डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि इधर दैट इज़ द लिमिट, दैट इज़ द लेवल, अप बिलो इट the risk is acceptable, and after that limit risk is not acceptable. So actually this was the risk assessment that we have talked about today, and it included some steps जिसमें हमने देखा है hazard identification, exposure assessment, dose response assessment, risk characterization. आगे जो हम स्टार्ट करेंगे मेरा ख्याल है आज तो शायद पॉसिबल नहीं होगा because time's up. आगे हम जो स्टार्ट करेंगे this would be the risk management.